हाय माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरगर शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो साथियों, पहले तो एक क्विट की बात करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो साथियों, आपकी बीएसटीसी एग्जाम 18 अगस्त को होने वाली है, तो प्लीज़ लग जाइए, अपने आप को झोंक लीजिए इस क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में झोंक लीजिए। तो देखिए, आज अपन फिर से 50+ क्वेश्चन लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लेके आए हैं, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या बात की जा रही है कि महाराजा जो अनूप सिंह है उसके द्वारा रचित ग्रंथ, बीकानेर के राजा हैं, क्या नाम है? महाराजा अनूप सिंह। उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो रचित ग्रंथ हैं वो आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन आ रहे हैं? अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप रत्नाकर। तो ये सारे ग्रंथ किसके हैं? आपके महाराजा अनूप सिंह के। बाकी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ विस्तृत जानकारी देख लेते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। कि महाराजा अनूप सिंह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। यानी जो महाराजा अनूप सिंह थे वो संस्कृत भाषा में उनका अच्छा ज्ञान था और उनके विद्वान थे। तो उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ थे वो आपके अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप रत्नाकर, अनुपोदय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल होता है। राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल होता है, यानी जो राज्यपाल होता है उसकी जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो वो होता है आपके 5 वर्ष का। कितने समय का साथियों? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का। कितने समय का? 5 वर्ष का। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख को 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। यानी जो राज्यपाल है वो 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। अगर जब तक राज्यपाल का जो दूसरा राज्यपाल नहीं आ जाता, जब तक भी वह उस पद को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, उस पद पर ही रहता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। ग्राम यानी गांव होता है, उस सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लीडरशिप कौन करता है? तो वो आपका सरपंच होता है। सभी को सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से आता होगा। कौन करता है साथियों? सरपंच। इसके बाद इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल 243A के अंतर्गत ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है, लेकिन सरपंच की अनुपस्थिति हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि अगर सरपंच हो नहीं, उपस्थित नहीं हो, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो उप सरपंच कर लेगा। कौन कर लेगा साथियों? उप सरपंच, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पंचायती राज दिवस है वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 के अधिनियम को एवं प्रभावी हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी आर्टिकल में क्या किया गया था? संविधान की जो आर्टिकल है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या किया था? संशोधन में आपके 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी जिला के जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है साथियों। कौन करता है? राज्यपाल। आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। यानी उनके तबादले किसके हाथ में रहते हैं? राज्यपाल के हाथ में रहते हैं। जिला न्यायाधीशों के जो तबादले हैं, अगर किसी का ट्रांसफर करना है तो वो किसके हाथ में रहता है? राज्यपाल के हाथ में रहता है साथियों, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सांपों के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांपों के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके जो गोगा जी हैं उन्हें सांपों के लोक देवता के रूप में माना जाता है, ठीक। गोगा जी सांपों के लोक देवता के रूप में माना जाता है, ये तो बात हो चुकी है। गोगा जी को जाहिर पीर की उपमा महमूद गजनवी ने दी, ठीक है। यानी क्वेश्चन बनता है कि गोगा जी को जाहिर पीर की उपमा किसने दी? तो महमूद गजनवी ने दी। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बच्छल देवी था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गोगा जी की माता का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं कि गोगा जी की माता का नाम तो बच्छल देवी था और उनके पिता का नाम क्या था? जेवर जी था। गोगा जी के गुरु गोविंदनाथ थे। गोगा जी के गुरु कौन थे साथियों? गोविंदनाथ। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके इन क्वेश्चनों से बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी। तो आप अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चनों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। वीडियो को पॉज कर करके कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं हो रहे उनको लिख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग महल नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य किस पुरातात्विक वेद के निर्देशन में हुआ?
तो वो थे आपका हन्नरेड। कौन थे साथियों? हन्नरेड। इसके बाद थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि हन्नरेड स्वीडिश दल की प्रमुख थी। ये जो थी ना, कौन? हन्नरेड स्वीडिश दल की क्या थी? प्रमुख थी, जिसके नेतृत्व में 1952 से 1954 तक हनुमानगढ़ जिले के रंगमहल नामक पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है साथियों, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में जिला स्तरीय सहकारी बैंक का नाम क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, बीएसटीसी के लिए, कि राजस्थान में जिला स्तरीय सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो ये जो आपकी सहकारी बैंक है वो है जिला स्तरीय, जिला की बात हो रही है तो वो है केंद्रीय सहकारी बैंक। कौन सी साथियों? केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तरीय की बात हो रही है। ठीक है, राज्य में जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। वर्तमान में 31 केंद्रीय बैंक संचालित है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत कितनी सहकारी बैंक हैं जिला स्तरीय, तो उनकी बात करें तो वो है 31 केंद्रीय बैंक है। कितनी साथियों? 31। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहां पर स्थित है? राजस्थान में राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित हैं? तो ये आपके जो हैं वो है कोटा में। कहाँ साथियों? कोटा के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं कि राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल कोटा में स्थित है। यह एक रासायनिक उद्योग की इकाई है। किसकी इकाई साथियों? एक रासायनिक उद्योग की इकाई है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या क्वेश्चन है कि तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो मैनार, यानी उदयपुर के अंदर मैनार स्थित है, वहां की क्या है? प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर कहां की प्रसिद्ध है? मैनार। मैनार गांव के उकारेश्वर चौराहे पर जमरा बीज यानी चैत्र कृष्णा दूज को खेली जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ? किसकी पुत्री है भाई? अजीत सिंह की पुत्री है। क्या नाम है? इंद्र कुंवरी है। क्या नाम है भाई? इंद्र कुंवरी। तो उसका विवाह किसके साथ हुआ था यार? मैरिज किसके साथ हुई थी उसकी? तो उसकी शादी हुई थी वो फर्रुसियर के साथ हुई थी। किसके साथ? फर्रुसियर के साथ हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करते हैं कि मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में जोधपुर जीतने का प्रयास किया था, परंतु असफल रहा। यानी किसने किया था जोधपुर जीतने का प्रयास? आप सभी को ध्यान से देखना है कि बहादुर शाह ने किया था, और वो क्या है, यहां फेल हो गया था। ठीक है, बाद में फर्रुसियर ने अजीत सिंह के विरुद्ध हुसैन कुली को भेजा। तब राठौड़ों ने 1715 ईस्वी में संधि की एवं यह विवाह संपन्न किया। ठीक है साथियों, यानी उसका विवाह कैसे संपन्न हुआ वो आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है अच्छे से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो वो है बड़ली का शिलालेख। क्या है साथियों? बड़ली का शिलालेख। बड़ली के शिलालेख के बारे में 2-4 पॉइंट देखते हैं। बात किसकी हो रही है? प्राचीनतम अभिलेख की बात हो रही है, और प्राचीनतम अभिलेख क्या है साथियों? बड़ली का शिलालेख। ठीक है, बड़ली का शिलालेख 483 ईस्वी पूर्व का है, जो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। ठीक है, यह अजमेर जिले के बड़ली गांव में स्थित बेलौत माता के मंदिर पर उत्कीर्ण है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? अजमेर जिले के बड़ली गांव में स्थित है। ठीक, बड़ली का शिलालेख गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने खोजा था। किसने साथियों? गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने खोजा था। वर्तमान में यह शिलालेख अजमेर स्थित मैगजीन दुर्ग के राजपूताना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में साथियों? ब्राह्मी लिपि में। यानी जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनके 2-4 पॉइंट यहाँ और लिख दिए ताकि 2-4 क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। 50 के साथ आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं साथियों। ऐसा मटेरियल तो आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस युद्ध को गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है? वाह यार, गोरे काले की बात हो रही है कि किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? तो वो चेलावास का युद्ध है। कौन सा युद्ध साथियों? चेलावास का युद्ध है, वो गोरे काले का युद्ध होता है। ठीक, अगर बात करें कि गोरा काला, मान लो एक शिष्य है और उसका गुरु थोड़ा सा काला रहता है, शिष्य कैसा रहेगा? गोरा। तो देखो गोरा काला हो गया, और ये चेला बन गया ना, गुरु का चेला शिष्य ही तो होता है। तो ये चेलावास का युद्ध हो गया। ये ट्रिक याद करने का। ठीक है साथियों, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों एवं मैक मोशन व जॉर्ज
पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। ठीक है साथी, इस युद्ध में मैक मोशन मारा गया था, यानी ये तो खत्म कर दिया भाई, एवं उसका सिर काटकर आउआ के किले पर लटका दिया। यार अब तो नहीं होता, पहले कितनी लड़ाई होती थी, सिर ही काट के लटका दिया, आज लटका दे तो कई सारे तो वैसे ही देख के ही मर जाएंगे। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी साथियों? क्रांतिकारियों की। किसके युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। और चेलावास किसके लिए प्रसिद्ध है? गोरा काला युद्ध के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपके जो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं साथियों? 500 हो सकते हैं। किसने? 500। आगे देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी है? 500। अधिकतम तो 500 है और न्यूनतम आपकी 60 तय की गई है। कौन से आर्टिकल के तहत? 170 आर्टिकल के तहत। अपवाद देखिए, सिक्किम में आपके 32 है, गोवा में आपके 40 है और मिजोरम में आपके 40 है, पांडिचेरी में 30 है। यानी ना तो 60 है ना 500 है, इनके बीचों बीच भी नहीं है, तो ये अपवाद हो गए, एक्सेप्शन हो गए साथियों। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। थोड़ा इतना तो कठिन लगेगा क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा बार बार वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी इन चीज़ों को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो थोड़ा हार्ड तो लगेगा ना। इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, वैसे अच्छे से बताऊंगा मैं, आपको याद हो जाए। चलो ट्रिक के साथ बताता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को। राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ स्थित है? क्या बात की जा रही है कि राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ स्थित है? तो ये जो रोप वे स्थित है वो सुधा माता, और सुधा माता कहाँ है आपकी? जालौर के अंदर। कहाँ से आती हो? जालौर के अंदर। तो आपका रोप वे की बात हो रही है, तो रोप वे सीधा सुधा माता पर जाना, और सुधा माता कहाँ है आपकी? जालौर के अंदर साथियों। राजस्थान का प्रथम रोप वे 20 दिसंबर 2006 को सुधा मंदिर, जो कि कहाँ है? जालौर में स्थित है। प्रथम रोप वे 20 दिसंबर 2006 को। राजस्थान का दूसरा रोप वे की बात करें, कौन से? राजस्थान के दूसरे रोप वे की बात करें तो मनसापूर्ण करणी माता। करणी माता कहाँ है आपकी? उदयपुर के अंदर। तो 2 क्वेश्चन बन गए कि करणी माता का मंदिर पूछ ले तो कहाँ बोलेंगे साथियों? उदयपुर के अंदर। और आपके सुधा माता कहाँ मिलेगी आपकी? जालौर के अंदर। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया बात। चलो आगे बढ़ते हैं। मंदिरों वाला शासक कौन सा भाई? मंदिरों वाला शासक। उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? यानी दूसरा नाम है, उपनाम का मतलब एक अन्य नाम। तो मंदिरों वाला शासक किस शासक को जाना जाता है? तो वो है आपके शासक महाराणा जगत सिंह प्रथम। कौन साथियों? महाराणा जगत सिंह प्रथम। अब महाराणा जगत सिंह प्रथम की एक दो और वाणी याद कर लेते हैं। ये महाराणा राज सिंह को मंदिरों वाला शासक उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंदिरों वाला शासक किसको? महाराणा जगत सिंह को। ठीक है, हिंदू धर्म रक्षार्थ व विजय कटकातु महाराणा राज सिंह की उपाधि थी। बिल्कुल सही बात है। उनके पिता का नाम जगत सिंह और उनकी माता का नाम जनादे था। ये अच्छे से याद कर लेना। उनकी माता का नाम क्या था? जनादे, और उनके पिता का नाम क्या था? जगत सिंह। जे जैसे सारे नाम जे जाजलेवी से ही शुरू हो रहे हैं साथियों, तो कंफ्यूज तो होंगे नहीं। जगत सिंह की माता का नाम जनादे और जगत सिंह के पिता का नाम जगत सिंह। एक सेकंड, उनके पिता का नाम जगत सिंह। हाँ, तो वो प्रथम हो गए ना। ठीक है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है? कौन सी साथियों? किसकी बात हो रही है? मीरान साहब की दरगाह की बात हो रही है। तो किस दुर्ग में? ये तारागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में साथियों? तारागढ़ दुर्ग में। और जो तारागढ़ दुर्ग है वो आपका कहाँ मिलेगा? अजमेर के अंदर। कहाँ मिलेगा साथियों? अजमेर के अंदर मिलेगा। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा डायरेक्ट टिक कर लीजिए, अजमेर के अंदर। और किस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है? तो ये जो मीरान साहब की दरगाह है वो तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है साथियों, इसके बाद थोड़ा 2-3 क्वेश्चन देखते हैं तारागढ़ दुर्ग से। और भी क्वेश्चन बनते हैं कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में संत मीरान साहब की दरगाह एवं घोड़े की मजार है। आपसे एक और क्वेश्चन आ गया ना कि घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग में, और जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर के अंदर है। कहाँ साथियों? अजमेर के अंदर है। यह दुर्ग अजमेर में गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? गढ़बीठली पहाड़ी पर। ठीक है, अजमेर में एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है, उसको अपन बोलते हैं गढ़बीठली पहाड़। इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था। किसने साथियों? अजय राज चौहान ने। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट की,
कि मेवाड़ के राजकुमार कुमार पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? तारागढ़। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ दुर्ग कैसे पड़ा? तो वो पड़ा था कि मेवाड़ के राजकुमार थे, और मेवाड़ के राजकुमार कौन थे? तो वो थे कुंवर पृथ्वीराज। कौन थे साथियों? कुंवर पृथ्वीराज। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तारा था। और उस तारे के नाम पर ही आप जानते हैं, आप ही बोलते हैं आप मेरे तारे हो, तारों के शहर में ले जाऊंगा। तो वो जो कुंवर सिंह की पत्नी तारा, और तारा के नाम पर ही दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों? कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है आपका? उदयपुर। कौन सा साथियों? उदयपुर। तो उदयपुर के लिए बात कर लेते हैं कि कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? उदयपुर। अभी बात हो रही है। कठपुतली का जनक देवीलाल सामर है। कौन है साथियों? देवीलाल सामर। कठपुतली कला के जो जनक हैं वो कौन है? देवीलाल सामर। इस कला का संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो अभी बात हो गई कि उदयपुर द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? देवीलाल सामर के द्वारा। किसके द्वारा? देवीलाल सामर के द्वारा। कब की गई थी? 22 फरवरी 1952 को। ठीक है, और बात किसकी हो रही है? कठपुतली कला की। किसकी साथियों? कठपुतली कला की। तो कठपुतली बनाने में आड़ू वृक्ष की लकड़ी काम में आती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कठपुतली कला में कठपुतली बनाने में जो आपकी क्या लकड़ी है वो किसकी काम आती है? आड़ू वृक्ष की काम आती है। कौन सी वृक्ष की साथियों? आड़ू वृक्ष की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रणथंभौर सवाई माधोपुर वालों को याद हो जाएगा कि रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, किसकी बात हो रही है? गणेश जी का मेला कब आयोजित होता है? और रणथंभौर आपका कहाँ है? आप सभी को पता होगा साथियों, सवाई माधोपुर में। कहाँ साथियों? सवाई माधोपुर में। कौन? रणथंभौर अभ्यारण्य। तो इसका जो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा मेला? त्रिनेत्र। और वो कहां भरता है साथियों? रणथंभौर में। और रणथंभौर आपको कहां देखने को मिलेगा? सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, चतुर्थी याद रख लेना अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ढोला मारू किस क्षेत्र का लोकगीत है? बिल्कुल, और ढोला मारू तो जो है वो आपके किस जिले का लोकगीत है? किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो वो आपकी जो सिरोही जिला है अपना, उसका लोकगीत क्या है? ढोला मारू। क्या साथियों? ढोला मारू। ढोला को मत मारना, ढोला मारू है। ठीक है, तो ढोला मारू की बात करें कि ढोला मारू सिरोही का क्या है लोकगीत? ये तो अभी याद हो गया आपको। यह एक प्रेम गीत है। प्रेम के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए गाया जाता है, जो डोला मरवणी के प्रेम को प्रदर्शित करता है। डोला मरवणी के प्रेम को, मतलब कि पति पत्नी के प्रेम को प्रदर्शित करता है साथियों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मेमंद नामक आभूषण पहना जाता है। जो मेमंद नामक आभूषण है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, वो कहां पाया जाता है? शरीर के किस अंग में मेमंद नामक आभूषण पहना जाता है? तो वो आपके जो सिर है उसमें कौन सा आभूषण मिलेगा? मेमंद नामक आभूषण मिलेगा। ठीक है, मेमंद महिलाओं के सिर पर पहनने का आभूषण है। आपने देखा होगा कि सिर में जो आभूषण लटकाई रहती हैं वो महिला, वो कौन सा आभूषण होता है? मेमंद। मेमंद के संबंध में संपूर्ण राजस्थान में आज भी कई लोग प्रचलित हैं। अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत जो आपके मेमंद क्या है? एक आभूषण है। क्या है? आभूषण है। इस पर कई लोक गीत क्या है? प्रचलित हैं, यानी अब भी गाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों कि राजस्थानी भाषा की कृति कौन कौन सी है? पाथल और पीतल। पाथल और पीतल। राजस्थान की भाषा की कृति कौन कौन सी है? पाथल और पीतल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित है साथियों। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बनता है कि जो पाथल और पीतल राजस्थान की भाषा की कृति है वो किसके द्वारा रचित की गई थी? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है, जिसमें महाराणा प्रताप की स्थिति का मार्मिक चित्रण है। यानी पाथल और जो पीतल, इसमें किसका चित्रण किया गया था? महाराणा, आपके कौन से? महाराणा प्रताप।
ठीक है। महाराणा प्रताप का क्या किया गया है, जिक्रण या चित्रण किया गया है, चित्रण या जिक्र किया गया है। इसमें पातल महाराणा प्रताप और पीतल बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। यानी इसमें जो पातल है, पातल शब्द है, वो किसके लिए आया है, आपके जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, ठीक है। और जो पीतल है वो किसके लिए आया है, वो बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ के लिए आया है। पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया है, ठीक है। पाथल तो किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए, और पीतल पृथ्वीराज राठौड़, जो कि कहां के हैं, बीकानेर के अंदर। सेठिया की अन्य रचनाओं में लीलटांस, मीजर, हेमाणी, कांको रोड रो प्रमुख है, ठीक है। और भी उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी, लीलटांस, मीजर, हेमाणी, कांको रोड रो फिर प्रमुख है, ठीक है। ये मेन और भी रचनाएं, इनको भी ध्यान में रखना साथी, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन यहां से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, और आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको रट जाएंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। बहुत सारे धर्म होता है, आप सभी को हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, तो इसमें से जो निम्नलिखित में से जो आए हैं, अगोई अष्टमी और पर्युषण पर्व, रूप चतुर्दशी, गुरु नानक जयंती, इनमें से कौन सा है जो जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से पर्युषण पर्व जो है, पर्युषण त्योहार जो है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आगे बात करते हैं, पर्युषण पर्व का संबंध किससे है, जैन धर्म से, ये तो बात हो गई। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमें पता नहीं सर, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है निकट रहना, क्या साथियों, निकट रहना। इसके बाद यह क्षमा याचना का त्योहार है, इस पे सब लोग क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, सभी आपस में एक दूसरे को, क्षमा याचना का त्योहार है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं कि श्वेतांबरों द्वारा यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के इस त्योहार के अंतिम दिन को सवस्तरी त्योहार माना जाता है। कौन सा त्योहार, सवस्तरी त्योहार माना जाता है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं हुई, अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन बहुत ही इंपोर्टेंट है। किसान आंदोलन से एक ना कोई एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो दुधवा खारा किसान आंदोलन है वो बीकानेर रियासत से संबंधित है। किससे साथियों, बीकानेर रियासत से। बीकानेर रियासत के दुधवा खारा नामक स्थान पर सन 1944 में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। बीकानेर में कब हुआ था दुधवा खारा किसान आंदोलन, तो यह आपको देखने को मिलेगा 1944 में, ठीक है। वर्तमान में दुधवा खारा कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें जी, कहाँ मिलेगा आपको देखने को, चूरू जिले के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। दुधवा खारा किसान आंदोलन ज्यादातर किसान आंदोलन सीकर चूरू में ही देखे गए हैं, हरियाणा में भी देखे गए हैं। इस आंदोलन का कारण दुधवा खारा के ठाकुर सूरजमल सिंह द्वारा किसानों के अतिरिक्त कर वसूलना था। ये जो आपका किसान आंदोलन हुआ था, इसको क्यों किया गया था, तो ठाकुर सूरजमल सिंह द्वारा। इसके जो आंदोलन करता थे, मेन लीडरशिप किसने की थी, ठाकुर सूरजमल सिंह के द्वारा, ठीक है। तो वो क्यों की, क्योंकि एक किसानों के द्वारा अतिरिक्त कर वसूला जा रहा था, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व रघुवर दयाल, मगाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य ने किया था। यानी जो आपका कौन सा आंदोलन है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी कौन सा, दुधवा किसान आंदोलन, जो कि चूरू के अंतर्गत है, 1944 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व रघुवर दयाल, मगाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य ने किया था। इसका जो नेतृत्व लीडरशिप की थी वो रघुवर दयाल, मगाराम वैद्य और हनुमान सिंह ने किया था, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नाथ द्वारा में कौन सा मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। कहाँ है, नाथ द्वारा में। ये किसने निर्माण करवाया था, यानी बनवाया था किसने, तो ये जो बनवाया था महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। किसने साथियों, महाराणा राज सिंह ने। किसका मंदिर है, नाथ द्वारा में। किसका मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। और वो किसने बनाया था, महाराणा राज सिंह ने बनवाया था साथियों। किसने, महाराणा राज सिंह को। एक ही क्वेश्चन को मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे, कथन दीजिए ना, तो आ रहे हैं ना, देखिए पढ़िए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकना है, ठीक है।
सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए इसमें से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपको पता है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकना है, बिल्कुल सही बात है, रोकना जरूरी है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से हुआ है, ये गलत बात है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से थोड़ी हुआ है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल प्रभावित है, हम मानते नहीं प्रभावित है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल धात्विक निकाले जाते हैं कहाँ से, अरावली से। तो इसमें जो आपका फर्स्ट और सेकंड कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं। आपका फोन नंबर, तो अपन फोन नंबर को लॉक कर देंगे। ठीक है साथी, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेड़ब्रह्म यानी खेड़ब्रह्म कहाँ है, पालनपुर से आरंभ होकर राजस्थान के मध्यवर्ती जिले से होती हुई हरियाणा के कुछ भागों से दिल्ली तक विस्तृत है। राज्य में खनिज संसाधन, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्यजीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा का करवाना आदि कारणों से अरावली राजस्थान को जल जीवन नहीं अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। एक और क्वेश्चन निकल के आया है कि जीवन राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन लगा देंगे कि अरावली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, अरावली को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, यानी पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि डूंगरपुर में स्थित जो नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है, तो वो आपको देखने को मिलेगी डूंगरपुर में। कहाँ, डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसको बनवाया किसने, तो रानी प्रेमल देवी ने। आपकी जो रानी है उसने बनवाया था। कौन सी रानी भाई, प्रेमल देवी। प्रेम किया था नौलखा बावड़ी, सारे नहीं रहे, रानी प्रेमल देवी। ठीक है, डूंगरपुर में स्थित कौन सी है बावड़ी, नौलखा बावड़ी, उसको किसने निर्माण करवाया था, रानी प्रेमल देवी ने। तो रानी प्रेमल देवी डूंगरपुर महारावल आसकरण की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, महाराजा या महारावल आसकरण की पत्नी थी। कौन, प्रेमल देवी। प्रेमल देवी के बचपन का नाम क्या था, अब इस प्रेमल देवी के बचपन का नाम क्या था, वो था ताराबाई। क्या था साथियों, ताराबाई। और इस बावड़ी का मुख्य शिल्पी लीलाधर था, यानी इस बावड़ी जो थी आपकी कौन सी बावड़ी, नौलखा बावड़ी। और नौलखा बावड़ी का जो शिल्पी था, मुख्य शिल्पी था, वो उसका नाम था लीलाधर। कौन था साथी, लीलाधर। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की वह देवी जिसके 10 सिर और 54 हाथ, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 10 तो क्या है सिर, 10 तो हेड है, और उसके क्या है 54 हैंड है। तो ऐसी कौन सी देवी है, और कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो अपन राजस्थान की ही बात करेंगे। तो जो आपकी सुगाली माता है, सुगाली माता के आपके 10 तो हेड है और 54 क्या है, हैंड है। सुगाली माता आउआ के ठाकुरों की कुल देवी मांगनी जाती है। जो आउआ के ठाकुर हैं, कहाँ के, आउबा के ठाकुर, इनकी कुल देवी मानी जाती है। कौन, सुगाली माता। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। ये जो मूर्ति है आपकी, ये किस पत्थर से निर्मित है, तो ये काले पत्थर से निर्मित है साथियों। कौन सी मूर्ति, सुगाली माता की। सुगाली माता में ऐसा क्या है कि 10 सिर हैं, सुगाली माता में ऐसा क्या है कि वो प्रसिद्ध है, उसमें 10 सिर हैं भाई, और 54 हाथ है। आम आदमी में नहीं होते ना, आम लेडीज में, आम रानी में कहाँ मिलते हैं, आम माता में कहाँ मिलते हैं, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति और 10 सिर और 54 हाथ है। ये समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन बर्खास्त कर सकता है, किसको, राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की बात हो रही है। और आरपीएससी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उन सदस्यों को कौन हटा सकता है, कौन बर्खास्त कर सकता है, तो वो जो आपका राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना कौन है, द्रौपदी मुर्मू अभी। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जांच के आधार पर, यानी पहले जो जांच दी जाएगी, पहले राष्ट्रपति बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसको बोलेगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय को। भाई सर्वोच्च न्यायालय तू ऐसा कर, इन अधिकारियों की जांच कर जो आरपीएससी के अंतर्गत हैं,
और फिर अगर सर्वोच्च न्यायालय को कोई सूचना मिली, गलत इंफॉर्मेशन मिली, तो वो सीधी राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन देगा। कहाँ देगा? आपके राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति सीधा एक्शन लेगा, एक्शन लेके सीधा क्या करेगा? उनको बर्खास्त करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? किसकी बात हो रही है? नीमड़ा हत्याकांड की, इसकी बात हो रही है कि वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो आपका जो नीमड़ा एक ही आंदोलन से संबंधित है। कौन से आंदोलन से? एक ही आंदोलन से। विजयनगर राज्य जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कि नीमड़ा गांव में आपका जो नीमड़ा मिलता है, नीमड़ा गांव कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर भी कहाँ? विजयनगर के अंतर्गत। ठीक है, नीमड़ा गांव में पाल चितरिया ने 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया था। किसने? पाल चितरिया। क्या अजीब नाम है, पाल चितरिया ने। कब बुलाया था भाई? 7 मार्च को। एक सेकंड, ये क्या प्रॉब्लम आई? 7 मार्च को 1922 को, 7 मार्च 1922 को एक क्या बुलाया? सम्मेलन, मीटिंग बुलाई थी, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। आजकल तुम्हें पता है कि कोई अच्छा करेगा तो उसको कई लोग वो चिढ़ते हैं, वो तो अंधाधुंध बुराई करेंगे, उसको अंधाधुंध फायरिंग की। तो फायरिंग करेंगे तो उनका जो आंदोलन था वो सफल थोड़ी होगा। अंधाधुंध फायरिंग कर व्यापक नरसंहार किया, यानी उनके सिर थे वो काट दिए गए थे। इस सम्मेलन में कई लोग आए थे, उनके सिर धड़ से उड़ा दिए गए थे, जिसमें 1200 भील मारे गए थे। यानी एक ही आंदोलन था, ठीक है, उसमें कितने भील मारे गए थे? 1200 भील मारे गए थे। ठीक है, श्री तेजावत अज्ञातवास में चले गए। नीमड़ा हत्याकांड एक दूसरा जलियाकांड था, यानी जो नीमड़ा हत्याकांड है उसे अपन दूसरा जलियाकांड भी बोल सकते हैं। जलियावाला हत्याकांड हुआ था, बहुत खतरनाक, ऐसे ही नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कहां स्थित है? सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, क्या निर्मित की थी भाई? सवाई जयसिंह ने वेधशाला निर्मित की, तो जो उसने सबसे बड़ी वेधशाला निर्मित की वो कहां स्थित है? तो सवाई जयसिंह के द्वारा जो वेधशाला निर्मित की वो आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना हेतु, किसकी गणना हेतु? जो वेधशाला है वो नक्षत्रों की गणना हेतु, नक्षत्रों की गणना हेतु 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। कितनी? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो देखिए, एक तो दिल्ली में सबसे प्राचीन की बात करें, आपकी सबसे बड़ी तो होगी जयपुर में, और सबसे प्राचीन यानी पुरानी की बात करें वेधशाला किसकी? सवाई जयसिंह की। तो वो सवाई जयसिंह की वो है दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी आपकी जयपुर होगी, इसके बाद मथुरा, बनारस और उज्जैन, ये आपकी अन्यंत्र 5 क्या होगी? बेस्ट शाखाएं होगी, सालाएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देशांतरीय तथा आचांशीय विस्तार है। राजस्थान राज्य में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशांतरीय एवं आचांशीय विस्तार है। तो ये विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 0.9 मिनट हो जाएगा साथियों। ठीक है, राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 0.9 मिनट से उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 0.47 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी बात करें कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के कहाँ मिलेगा? उत्तर में, यानी उत्तरी अक्षांश की ओर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक भी मिस मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है तो अच्छे से पढ़िएगा ना, इतना भागने की जरूरत क्या है? कोई भी चीज पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, समझ के पढ़ो। अन्यंत्र क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, रट के जाना है। आपके सामान्य जीके यानी पार्ट बी का क्वेश्चन एक भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। आप प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जाके सारी वीडियो देख लो एक बार, और डेली 5 बजे अपलोड की जाती हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है उसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से साथियों? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी राजस्थान की जो पश्चिमी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वो बनाती है आपकी पाकिस्तान की।
जिसे रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई, उसे रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रेड क्लिप रेखा बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अगर बात करें डूरंट रेखा की, तो डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे डूरंट रेखा कहते हैं, यानी उन दोनों को पार्ट को अलग करता है। कौन सी रेखा करती है? डूरंट रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर ऐसे पूछ ले जाए कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, तो वो आपके कितने हैं? 4। इसकी कुल लंबाई 1070 किमी है, यानी आपकी जो रेड क्लिप रेखा है इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है साथियों। इसके बाद श्री गंगानगर, जो श्री गंगानगर है वो आपकी 210 सीमा। ठीक है। और उसके बाद बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की आपकी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? बीकानेर की 168 किलोमीटर की। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। इसके बाद अपन बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की कितनी लगती है साथियों? 228 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो रेड क्लिप में अपनी भूमिका निभाता है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है, तो वो आपका कौन हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो सीमा कौन लगाता है? आपका जैसलमेर लगाता है। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। राज्य बजट 2020-21 में आरोग्य राजस्थान हेतु किस अभियान की घोषणा की गई थी? यानी अपना बजट कौन सा था? 20-21 वाला। उस बजट में आरोग्य राजस्थान हेतु किस अभियान को चलाया गया था? किस अभियान की घोषणा की गई थी? चलाया नहीं गया था, घोषणा ही की गई थी। वो अभियान था निरोग राजस्थान अभियान। ठीक है। ये जो घोषणा की गई थी कब, कौन से बजट में? 2020 से 2021 वाला बजट था। उसमें कहाँ का बजट था? आपके राजस्थान का बजट था, क्योंकि अपन राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। राजस्थान बजट में आरोग्य हेतु जो आपका अभियान चला गया था वो निरोग राजस्थान अभियान शुरू किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। इसमें जो खर्चा आया था, इसमें 100 करोड़ रुपए के राजस्थान निरोग कोष का गठन किया गया था। इसमें बोला गया था कि हम इसके लिए कितना खर्चा करेंगे, निरोग राजस्थान अभियान के लिए हम अपन करेंगे 100 करोड़ रुपए। कितने साथियों? 100 करोड़। ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई? निरोग राजस्थान अभियान की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2020 और 21 में घोषित नेहरू बाल संरक्षण कोष का संबंध किससे है? राजस्थान का जो बजट था, कौन सा बजट था? 2020 और 21 वाला। उसमें आपका नेहरू बाल संरक्षण कोष था। इस कोष में, ये जो कोष है वो किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित है आपका बाल तस्करी से संबंधित है, बाल तस्करी पर अंकुश लगाने से संबंधित है, बालकों का संरक्षण यानी उनकी रखरखाव अच्छे से उनकी परवरिश करना, बाल मजदूरी पर नियंत्रण करना, यानी कोई बाल व्यक्ति है, बालक है, 18 वर्ष से नीचे के सारे बालक हो जाते हैं, अगर कोई वो मजदूरी करता है तो इस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। राजस्थान सरकार के बजट 2020-21 में 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण, इसमें भी कितना खर्चा किया था? कितने की घोषणा की गई थी? 100 करोड़ रुपए की थी। इस कोष का उपयोग राज्य में बाल तस्करी, बाल मजदूरी पर नियंत्रण एवं बालकों के संरक्षण हेतु किया गया था। तो ये सारी जो तीनों ऑप्शन है वो क्लिक हो जाएंगे, तो यानी अपन ऑप्शन को कौन से को चूज कर देंगे? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36। राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु बजट 2020 और 21 में कितने रुपए की घोषणा की थी? पर्यटन आते हैं जाते हैं, उनकी जो विकास हो रहा है डेवलपमेंट हेतु कितने रुपए की घोषणा की गई थी? तो ये भी 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। तो मतलब ज्यादातर ये मान लो कि 2020 और 2021 के जितने भी बजट में घोषणा की गई थी, जितने भी अभियान के लिए, जितनी भी योजनाओं के लिए, जितने भी कार्यों के लिए, तो वो ज्यादातर की गई थी कितने की? आपके 100 करोड़ रुपए की। अब तक के देखे हैं तो 100 करोड़ ही आया ना। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन सुविधाओं हेतु बजट 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है। ये पर्यटनों के लिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी जो स्थापना हुई थी 1955 में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1959 में हुई थी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त अधिनियम 1951 के तहत 17 जनवरी 1955 को की गई थी। ठीक है। अगर इसमें डेट आ जाती है तो 17 जनवरी लिख देंगे। ठीक है। इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1955 में। अब इसकी बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां मिलेगा आपको? जयपुर के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मीरा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? मीरा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी जो मीरा पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका साहित्य के, लिटरेचर का क्षेत्र होता है ना, उसमें उस फील्ड में क्या दिया जाता है? मीरा पुरस्कार दिया जाता है साथियों। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। मीरा पुरस्कार का जो संबंध है वो साहित्य से है, ये अभी बात कर ली थी। यह पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। यानी ये जो पुरस्कार है वो किस जिले के द्वारा, किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन की सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इन क्वेश्चनों को ऐसे ही आपके मेरिट बेस्ड बनेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है हमारा खुद का लॉन्च किया हुआ, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपकी रैंकिंग बताई जाएगी। आप इन क्वेश्चनों को एक बार यहाँ वीडियो देखने के बाद, आंसर देखने के बाद आप एक बार उन क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मूल्यांकन एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपने टेस्ट की सीरीज जानिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, पटने दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राजा भूपत सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? राजा भूपत सिंह ने। किस दुर्ग की बात हो रही है? बटनेर दुर्ग की बात हो रही है। किसकी? बटनेर दुर्ग की। ठीक है, इसकी ट्रिक याद कर लेना, बट 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 भू भू भा, यानी भा 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 का मतलब बटने दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भूपत सिंह, राजा भूपत सिंह। ठीक है, इसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सेवण दावण लावण घास, कौन सी घास? सेवण लावण धावण घास वनस्पति कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? राजस्थान में सेवण दावण लावण घास वनस्पति कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जो देखने को मिलेगी जलवायु प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु में। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति के रूप में औक, धोक, जीप, खीप, जाल, रोहेड़ा, खेजड़ी, बबूल, कंटेली, झाड़ियां, सेवण, धावण, लावण घास आदि वनस्पति होती है। यहाँ स्टेपी वनस्पति भी पाई जाती है। यानी इस शुष्क जलवायु में एक जो वनस्पति देखने को मिलती है, स्टेपी वनस्पति देखने को मिलती है। कौन सी साथियों? स्टेपी वनस्पति। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बात करते हैं। प्रोथानवेट ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना। तो क्या आधार माना भाई इन्होंने? प्रोथानवेट की बात हो रही है। तो इन्होंने जो आधार माना, क्या वनस्पति माना? नहीं, वनस्पति तो माना ही नहीं था। क्या वर्षा माना? बिल्कुल, ये तो वर्षा तो माना ही था। तापमान, बिल्कुल तापमान भी माना था। और अपन बात करें बाष्पीकरण, ये भी माना था। तो सही कूट को चयन करना है। तो ये तीनों ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं आपको? पहले में तो नहीं, पहले में तो नहीं मिल रहे, सेकंड में मिल रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसका सोल्यूशन देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण में प्रोथानवेट ने वर्षा, तापमान व बाष्पीकरण को आधार माना था। ये तो अभी बता दी थी। कोपेन जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना था। कोपेन जलवायु, इसमें जो आधार माना था, किसको माना था साथियों? वनस्पति को। प्रो त्रिवार्ती ने वर्षा को अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना था। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। क्या बात हो रही है? यानी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, यानी दो, कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है, या एक कथन दो की व्याख्या करता है या दूसरा कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है, ऐसे बताना है। तो देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अपेक्षाकृत कम होती है। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो बताइए, यानी दोनों सही हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली जो सीरोजम मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति, यानी उर्वरक शक्ति का मतलब है उसमें जो खनिज लवण है वो क्या है? कम। और खनिज लवणों में कौन आ जाता है? नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों कथन सही है। लेकिन ये भी बात कर सकते हैं कि कथन जो आर है, यानी नीचे वाला है, वो एक ही व्याख्या भी तो करता है, क्योंकि ये खनिज लवण नहीं है तभी तो उसमें उर्वरक शक्ति नहीं होगी ना साथियों। तो ये जो ऑप्शन कहाँ है? दोनों कथन तो सही है। और आर जो है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है, वो फर्स्ट कथन की क्या करता है? व्याख्या करता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। पीले और भूरे रंग की मिट्टी सिजोरम होती है। यानी इस सिजोरम मिट्टी में कौन सी, सिजोरम जो मिट्टी है उसका कलर कौन सा होता है? पीला और भूरा। आप सभी को पता है कि पीले और भूरे रंग की जो मिट्टी है उसमें आप सभी को पता है फसलें कम होती हैं।
सिरोजा मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बोनेट की कमी होती है, पहले ही देख लिया है। सिरोजा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है, ये भी देख लिया है। ये मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है, कहाँ देखने को सर्वाधिक मिलेगी, तो आपके जो पाली जिला है, यानी पाली से भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए होंगे लोग। नागौर जिला है, नागौर में भी ये मिट्टी आपकी पीली और भूरी देखने को मिलेगी। आपके अजमेर जिले के अंदर भी देखने को मिलेगी, और आपके जयपुर में तो मिलेगी ही पाली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनास, सोम व भादर जिस नदी की सहायक नदियां वह है, कौन सी भाई? अनास, सोम, भादर, तीन सहायक नदियां किसकी हैं? ये जो सहायक नदियां हैं वो किसकी हैं? माई की। माई की सहायक नदियों के नाम अनास, सोम, जाखम, मोरेन, भादर। ठीक है, माई बेसिन राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है। जो माई है, जो 5 जिलों में, राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। इन जिलों में आपकी माही नदी बहती है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये आपके कितने जिले हो गए? 5। इस बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल इनमें से कहां देखने को मिलेगा? उदयपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद माही नदी की सहायक नदियों की बात करी ली, अनास, सोम, जाखम, मोरेन और भादर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? किसकी बात हो रही है? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर। त्रिवेणी किसे कहते हैं? 3 नदियों का संगम है। कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो ये मिलती हैं बेड़च, बनास और मेनाल। कौन सी साथियों? बेड़च, बनास और मेनाल। ठीक है, बीगौद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल है। इसे त्रिवेणी कहा जाता है। इन जो तीनों नदियों का संगम स्थल है इसे कहा जाएगा त्रिवेणी, यानी 3 नदियों का समूह। बनास नदी पर एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत वर्तमान में ओडा रायसिंह के समीप बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध बनाया गया, जिससे सिंचाई व पेयजल सुविधा होती है। यानी बात करें कि जयपुर के अंतर्गत जो पानी पेयजल आता है वो बीसलपुर बांध से आता है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में पिपलाद सिंचाई योजना, किसकी बात हो रही है? राजस्थान में पिपलाद सिंचाई योजना परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी? राजस्थान में जो सिंचाई योजना, कौन सी भाई? पिपलाद सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो वो किस जिले में स्थित है साथियों? आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। किसमें? झालावाड़ में। इस परियोजना पिपलाद नदी पर ग्राम सूलिया चौकी, जिला झालावाड़ में स्थित है। कौन सा गांव है भाई? सूलिया चौकी। जिला कौन सा है भाई? झालावाड़। ठीक है, इस परियोजना में 4688 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस परियोजना के अंतर्गत कौन सी परियोजना भाई? पिपलाद, जो कि झालावाड़ में। ठीक है, इसमें कितने हेक्टेयर भूमि को अपन सिंचित करने का उपलब्ध करवाई गई है सिंचाई के लिए? 4688। ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में लिगामेंट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में लिगामेंट कोयला उत्पादन में के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये आपके कौर, कपूरडी, मेड़ता, बरसिंगसर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के लिग्रांट प्रकार का कोयला है, यानी जो लिग्रांट प्रकार का ये क्या है? कोयला है, जो कि चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरडी, जलेप्पा, गिरल, बदगा, गुंगा, शिव तथा बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना, गुदा, बेलोक, नागौर में मेड़ता, कशनगढ़, कुचेरा, माता सुख में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं? किसी राज्य के उच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं? तो वो अधिकारिता है आपकी परामर्शदायी अधिकारिता। कौन सी है? परामर्शदायी अधिकारिता। आगे परामर्शदायी अधिकारिता से थोड़ी बात चर्चा करेंगे कि उच्च न्यायालय को अग्रलिखित अधिकारिता प्रदान की है, प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय की अधिकारिता आर्टिकल 205 के अंतर्गत दी हुई है। मूल प्रारंभिक अधिकारिता
अपीलीय अधिकारिता, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण, परामर्शदात्री अधिकारिता केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करता है। यानी मुख्यमंत्री है वो निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण कर सकता है। तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य भी बन सकता है मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता भी बन सकता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी बन सकता है, नीति आयोग की शासन परिषद का सदस्य भी होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष भी होता है और राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या अपन लॉक करेंगे, उपयुक्त सुनिए। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के कार्यालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है। राजस्थान में एडवोकेट जनरल के कार्यालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है। तो वो जो आपकी मुख्य पीठ है वो है जोधपुर में। एजी कार्यालय की जो मुख्य पीठ है जोधपुर में स्थित है, जबकि इसकी एक ब्रांच कहां है, जयपुर के अंदर है। अगर मुख्य पीठ की बात कर ली जाए तो कहां, जोधपुर टिक करेंगे। किसकी बात हो रही है, राजस्थान में एडवोकेट जनरल की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके लिए इतनी मेहनत से, इतनी कठिनाई से, इतनी बुक्सों से मटेरियल उपलब्ध करवा कर आपके लिए वीडियो बनाया, तो एक लाइक तो बनता है और आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर तो बनता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी करना। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये काम करना है कि राजस्थान का कौन सा व्यक्तित्व जो पहले राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री थे। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहले राजस्थान का कौन था, मुख्यमंत्री था, जो बाद में भारत का उपराष्ट्रपति बना। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहले क्या बना था, मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या बना था, उपराष्ट्रपति। तो वो है आपका भैरव सिंह शेखावत। और इस क्वेश्चन को लगा लीजिए इंपोर्टेंट। भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। यानी जो भैरव सिंह शेखावत हैं राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत 3 बार रह चुके हैं। कब संभाला था, 2002 से और 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। यानी उपराष्ट्रपति पद कब मिला था इनको भाई, कब पद पर रहे थे उपराष्ट्रपति के में, ये रहे थे 2002 से 2007 के बीच। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। आप हमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक दिए हुए हैं, वहां आप जाके डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ की आवश्यकता है तो वहां मूल्यांकन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां भी टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ एक बार इनके आंसर देख लिए और वहां आप सीधा डायरेक्ट टेस्ट दीजिए कि अपने क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।